Okay, so this is a case about Nike incorporated cost of capital. अब Nike के बारे में ये केस है क्या? बेसिकली ये Nike कंपनी के ऊपर नहीं है एज कंपेयर टू दिस इज मोर अबाउट एनालिस्ट जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर है किमी फोर्ड. She or he is a portfolio manager at North Point Group जो कि एक म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट की फर्म है. Now I want to know, do you know what is a portfolio and what is a mutual fund? Explain. बाकी सबके लिए अगर किसी को नहीं पता तो. Portfolio. पोर्टफोलियो का मतलब आप सिंगल शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर बना रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए. Okay. फंड मैनेजर जो होता है सर वो इस किस्म के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो कि मतलब जिनके पास ये नॉलेज और आइडियाज होते हैं कि कौन सा शेयर अब अच्छा परफॉर्म करने वाला है, उसके हिसाब से मैनेज करते हैं. Okay. सेपरेट एंटिटी. और म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एक सेपरेट एंटिटी या वो आपका फंड्स के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही होती है. राइट. उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स को दे रहे होते हैं पैसे. म्यूचुअल फंड उनके यूनिट्स बना के हमें हमारे पैसे उनको. ये आपकी आइस के अंदर नहीं है. तो ये ओके ओके यस ऑलमोस्ट राइट. पोर्टफोलियो जो आपने बताया ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन थी. पोर्टफोलियो दोनों ही हो सकते हैं, सिंपल भी और डाइवर्सिफाइड भी, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने का फायदा ही तब है जब वो डाइवर्सिफाइड हो. ओके. अब डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, ठीक है. और पोर्टफोलियो में फोलियो कम्स फ्रॉम द वर्ड फोल्डर. तो पोर्टफोलियो के फोल्डर में आपने बहुत सारी सिक्योरिटीज इकट्ठी कर दी है, ठीक है. द थिंग इज अगर आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर तो आप उस कंपनी के रिस्क के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है. जब ऊपर जाएगी तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, जब नीचे जाएगी तो यू लूज योर मनी, ठीक है. अब आप बहुत ज्यादा रिस्क को एक्सपोज हो रहे हैं. रिस्क को अगर कोई डिफाइन कर सके प्लीज. मैंने आई थिंक पहले बताया हुआ है. yes this deviation from expected return. yes, so it can be both positive and negative. इस बात को समझना जरूरी है. पहले जब हम रिस्क की बात कर रहे होते हैं इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. हम इसको हमेशा नेगेटिव ले रहे होते हैं. तो जितनी भी डेविएशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उससे डेविएट होता है, वो हमारी रिस्क होता है हमारे लिए, ठीक है. इट कुड बी इन अ पॉजिटिव मैनर कि ज्यादा हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए. इट कुड बी नेगेटिव के लॉस हो जाए, ठीक है. सो एक्सपेक्टेड चेंज इन वैल्यू, ठीक है. नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू समहाउ. सो if we have a security, ठीक है, सिक्योरिटी ए, ये कंपनी ऐसी है कि जब इकोनॉमी बूम पे होती है ना बहुत अच्छा कमाती है, लेकिन जैसे इकोनॉमी रिसेशन में गई नीचे, जैसे इकोनॉमी वापस बूम में आई वापस ऊपर, एंड फिर इसी तरह से नीचे. दिस वुड बी अ बिट वाइड. मैंने भी कैंसलिंग भी दिखानी है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ इट अगेन. सो समथिंग लाइक दिस. तो इकोनॉमी जैसे ही बूम पे जाती है उसके साथ ये बूम पे चली जाती है और अच्छा रिटर्न देती है. जैसे इकोनॉमी नीचे जाती है ये कम रिटर्न देती है. ओके. ये सिक्योरिटी बहुत रिस्की है बिकॉज कोई एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न है कि स्टैंडर्ड रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम. इस वजह से इसमें इनहेरेंटली रिस्क है. और अगर आप एक ही फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं अगेन बहुत ज्यादा रिस्क है कि अगर वो सेक्टर डूब जाए, वो फॉर्म डूब जाए. बट जैसे कि आपने एयरलाइन में इन्वेस्ट कर दिया और सडनली कोविड आ गया तो योर शेयर वुड प्लमेट. बहुत ज्यादा रिस्क है. उनकी एक फ्लाइट क्रैश हो गई अनफॉर्चुनेटली तो पूरी एयरलाइन की शेयर्स गिर जाएंगे फॉरेन. सो दैट इज वेरी रिस्की. इसी तरह से एक बिजनेस है जो कंपैरेटिवली लेस रिस्की है या फिर जो टोटली नेगेटिव जाता है इससे, ठीक है. हम अगर उसके शेयर्स लेंगे, लेट्स सपोज मैं अगर एग्जांपल भी फिलहाल पोटैटोज की देने लगा इकोनॉमिक्स से उठा के. ओके. इकोनॉमिक्स में हम जब भी देखते हैं कि रिसेशन आ रहा है तो जब भी बूम होगा ना पोटैटोज की डिमांड बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी. पीपल वुड नॉट लाइक टू बाय पोटैटोज, ठीक है. दे वुड लाइक टू बाय चिकन, मटन, एनीथिंग एल्स. दे वुड गो अवे फ्रॉम पोटैटोज. ओके. लेकिन जैसे ही बूम खत्म होगा, रिसेशन आएगा, पोटैटोज की डिमांड बढ़ जाएगी. जैसे ही फिर बूम आएगा फिर पोटैटोज की डिमांड घट जाएगी. एंड दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है. तो यहाँ ये सिक्योरिटी भी उस तरह की है. लेट्स सपोज इसकी जगह अगर मैं फिलहाल बिल्ड करना चाहूँ वॉलमार्ट को अगर आप ले लें, ठीक है. जब भी जैसे भी हमने देखा कि जब कोविड आया है
तो हमारे जो जनरल स्टोर्स हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, वो ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। और बाकी मार्केट में क्योंकि लोग पैनिक में हैं, वो ज्यादा चीजें परचेज करके रख देते हैं एक साथ, तो वो उनका बिजनेस उल्टा कंपैरेटिवली अपवर्ड चला जाता है। या अगर अपवर्ड ना भी जाए, एटलीस्ट यू नो कि यू वोंट स्टॉप बाइंग सॉल्ट, यू वोंट स्टॉप बाइंग राइस, यू वोंट स्टॉप बाइंग व्हीट, सो बेसिक नेसेसिटीज वुड बी बॉट स्टिल, ठीक है। इसलिए जब इस तरह का रिसेशन आता है तो इनकी सेल्स कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। और बूम के टाइम पे यू विल गो फॉर अदर ब्रांडेड स्टोर्स। यूं तो आप जनरली वॉलमार्ट इस तरह की स्टोर से आम चीजें खरीद लेंगे ना जब रिसेशन आएगा, लेकिन जब बूम होगा तब यू विल गो टू ब्रांडेड स्टोर्स। नहीं, मैं नेक्स्ट पहनूंगा, मैं ज़ारा पहनूंगा, सो यू विल गो टू दोस स्टोर्स और इनकी सेल्स कंपैरेटिवली कम होंगी। सो दिस गोज इन अ टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या हो रहा है अगर आप देखें, इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। जब वो टॉप पे है, ये बॉटम पे है, ये इफेक्ट कैंसिल आउट होकर एक स्टैंडर्ड रिटर्न आपको देगा। इसी तरह से कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हो सकती हैं जो कि कांस्टेंट रहे या बहुत ज्यादा उनमें चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड भी ऐड कर लें तो गोल्ड का योग कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड रिटर्न आपको दे रहा होगा। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, रियल एस्टेट, तो उसका भी होगा कि कुछ ना कुछ रिटर्न आपको एक राइजिंग ट्रेंड में दे रही हो सकती है। अगेन एक्सक्लूडिंग द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, यूजुअली प्रॉपर्टीज हैव बीन राइजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, सो वो भी कुछ एक अच्छा रिटर्न देगी आपको। अब थ्रू आउट दिस इफ यू सी, अगर आप इस तरह की 3-4 डाइवर्स सिक्योरिटीज ले लेते हैं, अगर तो आप एक ही तरह की सारी ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप कंप्यूटर्स की सारी, टेक्नोलॉजी की कंपनीज की सारी, थोड़े गूगल के शेयर, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के, कुछ एप्पल के, कुछ फेसबुक के, सब इनके शेयर ले लेते हैं एंड सडनली .com बस की तरह ही एक सिचुएशन बनती है और मार्केट क्रैश करती है इनकी, सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशली, देन यू एक्सपेक्ट टू गेट अ लॉट ऑफ लॉस। तो इसलिए ये पोर्टफोलियो आपको ज्यादा हेल्प नहीं करता। इसलिए जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उसका पर्पस ये होता है कि वो डाइवर्सिफाइड हो। हम सिर्फ एक ही कंपनी की शेयर्स ना रखें, इसे हम कहते हैं कि पुटिंग ऑल योर एग्स इन अ बास्केट, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इसकी वजह से जैसे बास्केट गई, ऑल योर एग्स वुड बी गॉन, ठीक है। तो हम डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स लेते हैं, ठीक है, एक हाईली रिस्की, एक लेस रिस्की, एक इकोनॉमी से टोटली ऑपोजिट चलने वाली, कि जब रिसेशन है वो चीज ज्यादा बिकने लग जाए, ठीक है। इस तरह से रियल एस्टेट हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, डिफरेंट सिक्योरिटीज आप उसमें डाल देते हैं एंड दिस बिकम द पोर्टफोलियो। इसका बेनिफिट क्या है, ये सिंगल सिक्योरिटी से ज्यादा सेफ होता है। क्यों? ओवरऑल रिटर्न आपका मैक्सिमाइज हो जाता है बिकॉज आप सबका बेनिफिट ले रहे हैं। तो जो अच्छी हाई रिस्क है उसमें रिटर्न भी ज्यादा है ना, इसलिए जब अच्छा टाइम होगा उस वक्त वो आपको रिटर्न ज्यादा देगी। गेट द आइडिया, ठीक है। जो लो रिस्क है वो जब रिसेशन होगा उस टाइम पे आपको रिटर्न देगी जब आपको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो आपका ओवरऑल रिटर्न कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। और दूसरा बेनिफिट, आपका रिस्क घट गया। अगर आप इन सब का कंपैरिजन करें तो रफली कुछ ऐसी एक लाइन बनेगी रिटर्न की, ठीक है। मतलब आपका रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। और यही हम चाहते हैं, यही तो रिस्क है कि जितना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ये तो फ्लक्चुएशन है, दिस एंड दिस, ये फ्लक्चुएशन रिस्क है। जब वो एक स्टैंडर्ड रेंज के नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट होते जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो आपका रिटर्न ऑलमोस्ट उतने के करीब ही रहेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, रिटर्न कंपैरेटिवली मैक्स आउट हो जाता है जितना हो सकता है उन सिक्योरिटीज के केस में। इस वजह से हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। गेट एन आइडिया? पोर्टफोलियो जो है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल है या कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज टर्म है बेसिकली, जो डिनोट करती है कि आपने डिफरेंट सिक्योरिटीज को कलेक्ट कर लिया है, सिर्फ एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं किया, एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम उसे तब कहते हैं जब हम जो सिक्योरिटीज हैं वो टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, ताकि एक तरह की सिक्योरिटीज ना हो, ताकि जब लॉस हो तो फिर वो वापस उसी पे चला जाएगा। अगर एक जैसी सिक्योरिटीज होंगी तो वही लॉस पे चले जाएंगे ना हम, फिर वापस हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारा। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या है? आप डिफरेंट सिक्योरिटीज जो एक दूसरे से डाइवर्स हैं, जिनका डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है, उनको कंबाइन करके अपना एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज पोर्टफोलियो। अब जो म्यूचुअल फंड्स आपने डिफाइन किए,
म्यूचुअल फंड्स का बाकी सबको आइडिया है? ओके, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? होता ये कि मैं, आप, आम बंदा, हमारा कुछ स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास कुछ सेविंग्स हैं, हम उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें अमेरिका के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो मिनिमम $10,000 या 5 है या 10 है, और अगर किसी की इनकम मैं बता रहा था 1000 के करीब नॉर्मल होगी तो वो $10,000 कहां से लाएगा? वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सेव दैट मच मनी। तो बहुत ज्यादा पुअर या नॉर्मल रहने वाले लोग जो हैं वो इतने पैसे सेव नहीं कर सकते कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात, अगर कर भी ले किसी तरह से, किसी के पास है भी सही, वो करना भी चाहता है, उसे क्या पता किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, उसे क्या पता कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, कौन से का रिस्क कैसा है, कौन सी कंपनी का रिस्क कैसा है, मुझे पोर्टफोलियो बनाने का तो पता ही नहीं। तो अब मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? मेरे पास पैसे हो गए इकट्ठे तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता रिस्क की वजह से, और जिसके पास इकट्ठे नहीं हो रहे वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसने पैसे नहीं हो रहा, उसके पास ये रीजन भी है कि उसको ये नहीं पता किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे। गेट द आइडिया? तो इस केस के अंदर इन्वेस्टर्स ने एक प्लान बनाया, क्योंकि ये जो लोग हैं जो एक मिड रेंज के अंदर आते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके पास पैसे पड़े हैं और इनके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो सकते हैं, बिला वजह बैंकों में रख के बैठे हैं। तो उन्होंने एक म्यूचुअल फंड बनाया। उसमें क्या किया, एक एक्सपर्ट हायर किया, पोर्टफोलियो मैनेजर जिसे हम कह सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ने वो उन्होंने मिलके एक म्यूचुअल फंड क्रिएट किया जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जी ये सिक्योरिटीज है जो हमें इसमें रखनी चाहिए, जो एक अच्छा रिटर्न देंगी, ठीक है। और वो उसको रिवाइज भी करते रहते हैं, 5-6 महीने बाद वो देखते हैं कि कहीं कोई सिक्योरिटी गलत तो नहीं परफॉर्म करे, इसको चेंज करके किया जा सकता है किसी और के साथ। तो उन्होंने क्या किया, 2% एप्पल के शेयर ले लिए, 2% फेसबुक के शेयर ले लिए, 2% इसके शेयर ले लिए, 5% उसके शेयर ले लिए, इस तरह कंबाइन करके एक बड़ा सारा पोर्टफोलियो बना लिया। और उसके बाद लोगों से कहा कि जी आप ये खरीद लें इसका हिस्सा। अब मैं 100 रुपए देता हूं, मुझे एक छोटा सा हिस्सा एप्पल में, एक छोटा सा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट में, एक छोटा सा हिस्सा फेसबुक में, एक छोटा सा हिस्सा किसी और कंपनी में, सबका एक एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिल जाता है। मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई भी हो गया, पोर्टफोलियो एक एक्सपर्ट ने बनाया हुआ, मुझे रिटर्न भी पता है कि रीजनेबल अच्छा मिल जाएगा, और मैं थोड़ी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज द बेनिफिट टू मी। उनका बेनिफिट ये है कि वो अपनी फीस लेते हैं, इसके अगेंस्ट वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसकी फीस चार्ज करते हैं, और जो मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसकी फीस चार्ज करते हैं, तो वो उसकी फीस चार्ज करते हैं हमसे। तो एक सर्टेन फीस थोड़ी सी पे करके मुझे ओवरऑल रिटर्न जो मुझे मिलना था अगर मैं खुद इन्वेस्ट करता उससे बेटर मिल गया, और मैं क्योंकि पैसे थोड़े थे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो अब इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बैंक में रखूंगा तो मुझे कम रिटर्न मिलेगा, मार्केट में कंपनी में बिजनेस में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सिंपल पॉलिसी। सो दैट इज कॉल्ड अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके अंदर हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है कंपैरेटिवली। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर ये काम करती है किमीफोर्ड या करता है। इस फंड के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है ये तकरीबन फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, या जिसे हम कह सकते हैं ना इंडेक्स फंड होता है किस्म का, कि बड़ी कंपनीज जो इंडेक्स के अंदर इंक्लूडेड हो, जैसे S&P 500 की बेसिस के ऊपर वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें, तो ये बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सन मोबिल, जनरल मोटर्स, मैकडॉनल्ड्स, 3M, जो लार्ज कैप बड़ी कंपनीज हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और इन्होंने ये देखा है कि इनकी जो रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 20.7% अर्न किया है इनके जो फंड ने लास्ट टाइम, जबकि S&P 500 फॉल किया था 10.1%। तो मतलब ओवरऑल S&P फॉल कर रहा था, इनकी कंपनीज ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने अच्छा रिटर्न अर्न किया। और जो ईयर टू डेट इनका रिटर्न है कि ओवरऑल जब से ये बना है तब से अब तक जो इनका रिटर्न है वो 6.4% है, एज कंपेयर टू जो अगर उस वक्त से अब तक का देखा जाए S&P 500 का वो -7.3% है। तो ओवरऑल ये फंड जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब इन्होंने ये देखा है कि नाइक जो है वो कुछ मुश्किलात में था, ठीक है। उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनके रेवेन्यूज थे वो प्लमेट करते जा रहे हैं अराउंड $9 बिलियन तक, और उसके अलावा उनकी जो सेल्स थी, इनकम थी, वो $800 मिलियन से फॉल करके $580 मिलियन पे आ चुकी है। अगेन उसका मार्केट शेयर एथलेटिक शूज के अंदर वो फॉल कर गया 48% से 42% के ऊपर 1997 से 2000 के दरमियान, दैट मींस 3 सालों में। और उनके ओवरऑल सप्लाई चेन के भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब नाइकी ने डिसाइड किया है कि हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, हम अपनी अप्रैल लाइन जिसको हम फोकस नहीं करें तो उसको फोकस करेंगे, हम बिग मिड रेंज के अंदर शूज लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनके एक्सपेंसिव शूज तो थे, मिड रेंज के टारगेट करने के लिए शूज नहीं थे। और स्पेशली जब नए ब्रांड्स आए उन्होंने इस एरिया को टारगेट करना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी मार्केट बिल्ड कर ली और ये जरा पीछे होते गए, कस्टमर्स इनके भी कुछ इनको छोड़कर उन ब्रांड्स की तरफ चले गए। तो अब इन्होंने नई स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह से इसको इंप्रूव करेंगे, और इन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी काम शुरू किया है कि हम अपनी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे।
और इनका जो टारगेट है रेवेन्यू ग्रोथ का वो 8 to 10% के करीब रखा है, और अर्निंग ग्रोथ को इन्होंने 15% तक रखा है कि हम अपना टारगेट करेंगे कि रेवेन्यू हमारा 8 से 10% बढ़ जाए, और हमारी कॉस्ट सेविंग की वजह से हमारा जो ओवरऑल रिटर्न बढ़े, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़े, वो तकरीबन 15% तक बढ़ जाए। अब ये सारी सिचुएशन में कुछ एनालिस्ट का कहना है कि नाइक ऐसा कर सकता है, इट इज अ गुड कंपनी, सेलेबल है और ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। कुछ का कहना है नहीं, बहुत मुश्किल है, अब हालात डिफरेंट हैं एंड ये नहीं कर सकेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं। अब किम फोर्ड ने ये डिसाइड करना है कि क्या वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करे, शेयर्स इसके परचेज करे पोर्टफोलियो के लिए या ना करे, जिसके लिए वो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना चाहती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसने ये चीज देखी कि अगर डिस्काउंट रेट वो 12% का यूज करती है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिस्काउंट रेट, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर सारी कैलकुलेशन खड़ी है, और इस केस के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों मैं बुक छोड़ के आपको केस के ऊपर लेकर आया हूं। क्योंकि केस में आपको वो चीजें पता चलेंगी जो प्रैक्टिकली कंपनी में आपको करनी होती है एज कंपेयर टू बुक। बुक में आपके पास स्टेटमेंट है, ये इतना है, ये इतना है, इसके बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर दें, यू विल डू इट, बट यू वोंट लर्न कि एक्चुअल में ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एक्चुअल में वो कैलकुलेशन उस तरह नहीं हो रही थी, वो फिगर्स आपके सामने उस तरह से नहीं पड़े होते, आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सेम गोज ओवर हेयर। तकरीबन 12% के ऊपर जब उसने कैलकुलेट किया डिस्काउंट रेट के ऊपर, तो उसने देखा कि जी जो नाइक का शेयर है वो $42.09 का बिक रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड है, ये इससे कम होना चाहिए था, तो हम खरीदते तो हमें फायदा होता। लेकिन वो उसने फिर किया सेंसिटिविटी एनालिसिस कि अगर रेट ऑफ डिस्काउंट रेट चेंज करके देखूं, हो सकता है कि ये डिफरेंट आ जाए। 11.17% के ऊपर उसने देखा कि जो नाइक का शेयर है वो एक्चुअली प्रीमियम देगा, वो डिस्काउंट पे बिक रहा है, वो सस्ता बिक रहा है, इसको महंगा होना चाहिए। तो उसने जब डिफरेंट रेट्स ट्राई किए तो उसको ये पता चला कि 11.7% से ऊपर, 11.7% से नीचे तक अगर हमारा डिस्काउंट रेट होता है तो 17%, सॉरी 11.17% से नीचे होता है तो ये शेयर बहुत अच्छी प्राइस में खरीदा जा सकता है। अगर इससे ऊपर का कोई डिस्काउंट रेट फॉलो होगा तो ये शेयर नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि ये महंगा है मार्केट में उसके हिसाब से। अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि उसका डिस्काउंट रेट क्या होगा, उसके लिए उसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट रेट होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर कैपिटल बजटिंग एंड डिफरेंट स्टफ, ठीक है। और ये डिस्काउंट रेट इसलिए है क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो हमें कैपिटल एम्प्लॉय करने की देनी पड़ती है, ठीक है। मैं भी समझाता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर ये सारा, मैं सिर्फ केस को एक बार आपको गाइड कर दूं। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज, जैसे कि अब उसने जाना था एक मीटिंग के अंदर, तो उसने अपनी सेक्रेटरी कोहिन को कह दिया है कि वो कैलकुलेशन करके उसके अंदर पहुंचा दे, और उसने एग्जिबिट 5 में अपनी कैलकुलेशन कर दी बेस्ड ऑन एग्जिबिट 1 to 4, जिसके अंदर सारा डाटा प्रोवाइड किया गया आपको। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोहिन की एस्टिमेट्स करेक्ट हैं? अब जिन्होंने केस पढ़ा है दे कैन गाइड मी, अदरवाइज दे कैन जस्ट लेट मी नो, तो मैं खुद इसके ऊपर फिर आपको गाइड कर देता हूं। नो आइडिया? हाँ, आई थॉट सो कि ऐसा ही कोई कोल्ड सा रिस्पॉन्स आएगा। वेल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कैसे कैलकुलेट करते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? तो दोबारा करवानी पड़ेगी। ओके, I just hope I can somehow record the board. अब मैं फिर केस की बहुत ज्यादा डिस्कशन के अंदर नहीं जा रहा, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है और मेरा अगला केस शुरू करने में सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। सो आई विल गो फास्ट विद दिस केस। मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो समझा देता हूँ। आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट, बिकॉज अब मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूँ तो वो यहाँ से रिकॉर्ड नहीं होगा, सो दैट मुझसे क्योंकि रिक्वेस्ट आती है सर शेयर कर दें, लेकिन ऑडियोज यूट्यूब पे शेयर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। सो आई जस्ट होप आई कैन जस्ट record the board. Okay, so
show record people. Something else. Post got something else. Something that has weight. I just need to hold the door here. I don't have a tripod that can hold it. Thank you. Next, I just need something smaller on the back. कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है आप में से अपने फोन से कर लो मुझे शेयर कर दीजिएगा या जस्ट रिकॉर्ड दिस मुझे सिर्फ YouTube पे अपलोड करने के लिए बाद में आप सबके ही रेफरेंस के लिए चाहिए थैंक यू नॉट इन वेरी वीडियो बिकॉज़ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड सो इसीलिए अदरवाइज ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है सब में ओके सो हमने उस दिन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम वैट भी कहते हैं WACC व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट और अगेन आई नो किसी ने प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा किसी को ये पता भी नहीं होगा कि हमने कैसे किया था इसमें क्या हो रहा था माय क्वेश्चन इज किसी को समझ आई है वैट क्या होता है कैसे कैलकुलेट होता है कोई मुझे करके दिखा सकता है बोर्ड पे एक्चुअली ओके दैट्स इट लास्ट टाइम बात की थी वो कि कंपनी के डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज होते हैं उसमें कुछ फंड जो है वो डेट के थ्रू लिए होते हैं कंपनी ने एक डेट का पोर्शन होता है और कुछ फंड्स इक्विटी से लिए होते हैं जो डेट लिए होते हैं हमने नॉर्मली वो बॉन्ड इशू किए होते हैं या बैंक से लोन लिया होता है उस पे हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा होता है फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास टोटल 100 रुपीज के एसेट्स हैं तो वो फाइनेंस हुए हो सकते हैं 70 रुपए इक्विटी से और 30 रुपीज डेट से डेट पे हमें लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा होता है नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर वो अज्यूम कर लेते हैं 14% आजकल रेट चल रहा है जिस पे बैंक लोन ऑफर कर रहे हैं इसी तरह इक्विटी जो हमारे लोग हैं वो भी रिक्वायर कर रहे होते हैं अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सर ने बताई है कि हम अगर ये मार्केट में इन्वेस्ट करें इक्विटी वाले कहते हैं हमें 12% मिल जाता है तो कम से कम कंपनी को ये तो देना चाहिए तो ये इक्विटी वालों का रिक्वायर्ड रेट 12% है अच्छा इस पे जो हमें डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है ये टैक्स इसमें हम अजम्पशन ये ले रहे होते हैं कि ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है मतलब कि हम जब अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कंपनी का तो हम उसमें लिखते हैं कि इतने हमारे रेवेन्यूज हैं लेस उसमें से इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं नेट प्रॉफिट इतना है नेट प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना पड़ रहा होता है जब हम वो एक्सपेंसेस लिख रहे होते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिख रहे होते हैं जो हम बैंक लोन के ऊपर दे रहे होते हैं इसका मतलब है इसके ऊपर हमें टैक्स गेन भी मिल रहा होता है नॉर्मली कंपनीज पे जो आजकल टैक्स का रेट चल रहा है वो अराउंड 30% है अब हमने अगर अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी वैट निकालने के लिए हमें दोनों की वेटेज को लेना पड़ेगा उन दोनों की वेटेज को उनके रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि इसका फार्मूला ये बन गया कॉस्ट ऑफ डेट और इस पे हमें टैक्स गेन हासिल होगा प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे हो गई इसको हम आगे लेके जाते हैं ये हो गया 30% रेट हो गया इसका
इसको मल्टीप्लाई किया हमने 14% जो इसका रिक्वायर्ड बैंक ले रहा है लोन पे, इस पे हमें फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दिया कोई 1 नोट नहीं करेगा अभी, इसके अंदर मैंने कुछ करेक्शंस करवा दिए, बस आप नोट करते जाए, बाकी ठीक है। 1 - 30% प्लस 70% हमारी इक्विटी है, और इस पे हमारा रिक्वायर्ड रेट है 12%। कोई कैलकुलेट करके इसका आंसर बता। थैंक यू, मैं जरा क्विकली करना चाह रहा हूँ, लेकिन वेल डन, वेरी गुड एफर्ट। समझ आई? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं क्लास को 2-3 बार भी कराता, फिर भी तो सर समझ आ गई सारों को। जब मैं कहता हूँ कोई एक आके मुझे समझा, फिर किसी को नहीं समझ आ रही होती, फिर मुझे दोबारा बताना पड़ता, तो अभी बता दो नहीं समझ आई। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं रिवाइज नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं रिवाइज तो करवा सकता हूँ, आपको बता तो सकता हूँ। चाहे मिड में आए ना, डज नॉट मैटर, आपके मिड का आपके नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं जो आप यहाँ गेन कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो एक चीज, किसी ने अभी तक इसमें कोई गलती पॉइंट आउट नहीं की। माइनर है, बहुत माइनर है, लेकिन है थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी की परसेंटेज डेट से कम नहीं हो सकती। क्यों? इक्विटी ज्यादा रिस्की है, डेट कम रिस्की है, इसीलिए इक्विटी का होल्डर जो है वो रिटर्न ज्यादा मांगेगा, क्योंकि उसको नॉर्मल पैसे रखवाने से, किसी और को देने से, लोन देने से इतना रिटर्न तो मिल ही सकता है, तो फिर वो बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि बिजनेस तो रिस्की है, तो वो इससे ज्यादा डिमांड करेगा। तो ये हमेशा इक्विटी का जो परसेंटेज होगी वो डेट से ज्यादा होगी। दूसरी चीज, ऑल्दो ये कैलकुलेशन आपने सही कर दी है, यहां पर आप वेट डालना भूल गए, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला के अंदर आप भूल गए थे। बाकी ठीक है। एनीबॉडी हैज अ डस्टर और समथिंग? आई विल जस्ट यूज अ टिश्यू पेपर। समझ आ गई है इसकी कॉन्सेप्ट की? देख लो, ये आगे अभी हमने सॉल्व करना है, क्योंकि यूजुअली इस तरह से समझाया हुआ मेरा आमतौर पर स्टूडेंट को समझ आता नहीं है। ओके, जिसको समझ आई है वो आके समझाएगा मुझे भूल गया। एनीबॉडी कम ऑन द बोर्ड राइट नाउ, ये सब जा रहा है, so that you cannot just copy this. Anybody? Please, I want to understand what is that. मुझे समझ नहीं आ रही। Anyone? अब मैंने अगला केस भी आज करवाना है, उसके बगैर मैंने नहीं जाने देना। W is the weight. Okay. या उसका वेट कितना है? या exactly. Let's suppose we have got a firm, ठीक है, उसकी इक्विटी, फर्म को दो ही सोर्सेस से फाइनेंस कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं टोटल एसेट्स बैलेंस शीट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, इज इट करेक्ट? You will all agree? ठीक है, this is also going to be total assets is also equal to total capitalization. ठीक है, टोटल कैपिटलाइजेशन बेसिकली लायबिलिटीज प्लस इक्विटी से बनती है, इसके अलावा तो कोई सोर्स नहीं है। एक सोर्स है जिसका मैंने लास्ट टाइम जिक्र नहीं किया था, जिसे हम कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। वो बेसिकली हम इक्विटी का पार्ट बनाते हैं, ठीक है, कि वो इक्विटी में है, लेकिन ना ही वो एक हाइब्रिड फॉर्म है डेट की और इक्विटी की। उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन उनको फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। तो ये दोनों की एक हाइब्रिड, दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन कर दिया गया है, दोनों में से एक चीज नहीं निकल, लेकिन उसको पार्ट इक्विटी का बनाया जाता है। उनको रिटर्न मिलता है टैक्स डिडक्ट होने के बाद, सबसे पहला, उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स को मिलता है। आमतौर पे ये बहुत ज्यादा आजकल प्रेवलेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका फोकस भी नहीं कर रहा, और हमारी एग्जांपल में ये फिलहाल अभी जीरो है। अभी फिलहाल दो ही सोर्सेज ऑफ हमारे पास फाइनेंस है, ठीक है। अब एक कंपनी है जिसने डेट लिया हुआ है, दैट इज 3 लाख, ठीक है, और उसकी इक्विटी है 7 लाख। क्लियर? अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो इजी, आई कैन डू दिस, 3 लाख डिवाइडेड बाय
क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना हो, टोटल कैपिटलाइजेशन 10 लाख। तो और अगर परसेंटेज में करना चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 100, अदरवाइज इन सिंपल टर्म रखूं तो 0.3 जिसकी बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं, यू ऑल नो दैट 100% या 0.3 मींस द सेम थिंग। ये क्लियर है कि ये भी बताऊं पहले? ठीक है, बिकॉज व्हेन आई से 30% तो उसको मैं अगर 100 पे डिवाइड कर दूं 30% का मतलब ये होता है दैट वुड गिव मी 0.3। सो कैलकुलेशन करते हुए मैं 0.3 यूज करूंगा एज कंपेयर्ड टू 30%। सिमिलरली ये 7 लाख divided by 0.7, so this is the same। ठीक है, ये है इसका वेट कि डेट और इक्विटी है कितने कितने। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं इसके ऊपर, रिटर्न के ऊपर, रिटर्न ऑन डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। लेट्स अज्यूम डेट के ऊपर हमसे 10% चार्ज किया जाता है। कहीं ये हमारा आमतौर पे गिवन होगा, डेट होगा, बॉन्ड्स इशू होंगे तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। अगर डेट है फ्रॉम द बैंक तो भी उसके अंदर पता होता है कितने परसेंट हम इंटरेस्ट उनको पे कर रहे हैं। इक्विटी के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करना इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके अलावा डीडीएम भी है, इसके अलावा ईडीएम भी है, लॉट ऑफ वेज, लेकिन हम यूजुअली कैपेम को प्रेफर करते हैं। भी हम इस साल से कैलकुलेशन करके ये भी देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कैसे आती है। लेकिन ये याद रखें ये हमेशा डेट से ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर डेट वाला रेट वो है जो रिस्क फ्री है ऑलमोस्ट, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, उसको फिक्स पैसे मिलने ही मिलने, तो कम से कम इक्विटी इससे ज्यादा ही होगी हमेशा, क्योंकि बिजनेस में रिस्क है। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज गोइंग टू बी 20%, सपोज। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इस कंपनी की वो 15% है, वुड आई बी फाइन, फेयर? ठीक है, कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे 15% पड़ती है। एनीबॉडी यूज कर लें? नो, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वेट इक्वल नहीं है दोनों का। ये सेम वही बात हो जाएगी, मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 लाख के ऊपर हमने 10% देना है, दैट इज 30,000, और 7 लाख के ऊपर 20% देना है, 140, ये हो गया 170। 10 लाख का ये कितने परसेंट बनता है? 17%। आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है। अब ये 15 क्यों नहीं है, 17 क्यों है? आपने 1 किलो एप्पल्स परचेज किए 100 रुपए के, और आपने 2 किलो ऑरेंजेस परचेज किए 100 रुपए के। आपकी एवरेज कॉस्ट पर केजी कितनी हुई? नो, एवरेज कॉस्ट पर केजी 1 किलो सेब हैं, 2 किलो ऑरेंजेस हैं, 100 रुपए के लिए हैं दोनों। एवरेज कॉस्ट पर केजी क्या हुई? 75 रुपीज पर केजी। क्यों? कि ऑरेंजेस 2 केजी हैं 100 में। ये चीज ही यहां पर समझनी है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये 300,000 है, ये 700,000 है, इनके वेट में फर्क है। अगर इनके वेट में फर्क है 500 होते तो 15% ठीक था, क्योंकि एवरेज जब आप दो चीजों की लेते हैं तो बराबर ट्रीट करके ले रहे होते हैं कि 2 ऐड किए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जब वो बराबर है। तो ये बराबर नहीं है, यहां फर्क है वेट का, एक का वेट ज्यादा है, दूसरे का वेट कम है। गेट द आइडिया? इस वजह से हम दोनों को वेट असाइन करेंगे, इसीलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एवरेज आपको समझ आती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी समझ आ गई। वेट इसलिए लगाया है क्योंकि इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसलिए वेट असाइन करना जरूरी है। और उसके साथ आप देखें डिफरेंस आ जाता है। अगर सादा एवरेज कैलकुलेट करूं तो गलत होती है, वेटेड एवरेज सही होती है। ये वेटेड है क्योंकि मैंने उसके हिसाब से, उस अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट किया है। ठीक है, जब मैं 30% कह के कैलकुलेट करता हूं स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। तो ये आसान तरीका है, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि इतना डेट है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन, इतनी इक्विटी है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नाउ कम टू द फार्मूला फॉर WACC। दैट इज, हम अगर डेट से स्टार्ट कर लेते हैं तो वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 minus t into return of debt या required rate of return on debt, ये cost of debt कह लें चलें, प्लस
वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। हम यूजुअली रिटर्न का वर्ड यूज करते हैं, रिटर्न में प्रॉफिट के अलावा भी चीजें इंक्लूड होती हैं, कैपिटल गेन भी रिटर्न का पार्ट होता है। सिमिलरली वेट ऑफ प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स। अगर प्रेफर्ड होते हैं जैसे सपोज 3 लाख रुपए के, तो 3 लाख 7 लाख 3 लाख 13 लाख हो जाता, 3 डिवाइडेड बाय 13, 7 डिवाइड बाय 13, 3 डिवाइड बाय 13, और वो यहाँ आ जाता। नहीं है तो ये फिलहाल 0 हो गया, इसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। वाह, ठीक है। अब ये बच गया हमारे पास, ये क्लियर है। वेट ऑफ डेट हमें पता है कि जी 3 लाख बाय 10 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय फिलहाल 1 माइनस टी को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, आप इसको अभी इग्नोर करें, आपको समझा देता हूं बाद में। टैक्स रेट एज्यूम करते हैं हमारा 40% है 0.4, और रिटर्न ऑन डेट हमारा 10% है 0.1, प्लस वेट ऑफ इक्विटी इसके हिसाब से 0.7 हमने ये कैलकुलेट किया हुआ, इसलिए मैं 0.7 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 0.3 है, ये 0.7 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 20% है ना। So we can do this 0.3 into 0.6, 1 minus 4। 1 minus 4 हमने क्यों किया? जब हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले EBIT आ गया, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट निकला, फिर EBT आ गया, फिर हमारा टैक्स निकला, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एक केस के अंदर हमारे पास अगर लेट्स सपोज 14,000 है, ठीक है, 4,000 हमने दे दिया इंटरेस्ट, प्रॉफिट 14,000 था, 4,000 इंटरेस्ट दे दिया, 10,000 बच गया। अब इस 10,000 में से जब हमने 40% टैक्स दिया तो 4,000 और निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बच गया? 6,000। इस केस के अंदर हमारे पास 14,000 ही था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसके बाद जब मैंने ये टैक्स दिया, अंदाजा लिख रहा हूं फिगर, 6,000 का हो गया, बचा कितना? ठीक है। द थिंग इज ये टैक्स तो हमने देना ही देना है, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं देता तो 6,000 रुपए मैंने टैक्स देना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इस वजह से मेरा टैक्स रेट कम हो गया है। अदरवाइज अगर ये ना होता यहाँ पर, तो ये 2,000 तो मैंने देना ही देना था ना गवर्नमेंट को, बैंक को ना दूं तो टैक्स में दे दूंगा, ये 2,000 मैंने देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। 4 पूरा नहीं, अगर आप देखें सिर्फ 2,000 मैंने देना है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो 2,000 देना है, अगर ये है तो वो 2,000 यहां पर पे हो जाता है, तो यहां पर वो 2,000 घट जाता है। अदरवाइज तो मैंने देना था ना टैक्स, मेरी जेब में नहीं रह सकते ये 2,000 रुपए, क्योंकि मेरी तो ये कॉस्ट है ही। अब क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से ये मेरी टैक्स के अंदर से सेविंग हो गई, टैक्स कम लगा, तो मैं ये बेनिफिट इंटरेस्ट की कॉस्ट को दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरा टैक्स कम होता है। वो वैसे भी मैंने देने थे, अब इंटरेस्ट में दे दी, पहले टैक्स में देने थे, इस वजह से 1 माइनस टी किया हमने टैक्स रेट 0.4 का। दिस गिव्स यू 0.6 into 0.1 प्लस 0.7 into 0.2, ये 17% ही बनना चाहिए ऑलमोस्ट। गेट द आइडिया? कुछ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आई है? ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, बिकॉज इसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी है, तो हमें अगला जो प्रोजेक्ट है वो इस कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न देगा तो बेनिफिट है, ये कम से कम इतना रिटर्न देगा तो बेनिफिट है, इससे कम देगा तो हमें नुकसान है, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इसकी कैलकुलेशन करना जरूरी था, मैंने इसलिए इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया है। अब अगर इस केस के अंदर अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो सिंपली हमने, क्योंकि यहाँ है बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स की बेसिस के ऊपर जब हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज नोट करना इंपॉर्टेंट है कि हम जो एक कॉइन ने भी गलती की है, उसने हिस्टोरिकल रेट ले लिया बॉन्ड्स के ऊपर जो रिटर्न था उसका। हम हिस्ट्री के अंदर तो काम नहीं कर रहे, हम पास्ट में तो काम नहीं कर रहे, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने फ्यूचर के रिटर्न्स देखने हैं, वो आज के रेट ऑफ रिटर्न या फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पास्ट के रिटर्न से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें आज का रिटर्न देखना है। और स्पेशली मैं इसके अंदर एक बात समझाता हूं आपको, जब हमने ये वैक लिया है ना, डेट और इक्विटी, अभी तो मैंने बैलेंस शीट से उठा के आपको दिखा दिया है, ये हम जब रियल में कैलकुलेशन करते हैं हम बैलेंस शीट की बेस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों?
मार्केट वैल्यू पे करते हैं, क्योंकि मैंने शेयर आज परचेज करना है। मैंने तब तो नहीं परचेज किया था जब कंपनी कहीं खुली थी 50 साल पहले, 100 साल पहले। मैं आज शेयर परचेज करूंगा आज की मार्केट प्राइस के ऊपर। जब मेरी प्राइस मार्केट की आज है तो मुझे यील्ड भी तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है ना, मुझे कॉस्ट उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है। इसीलिए इक्विटी भी आज की मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगी, डेट भी आज की मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा। अगर बॉन्ड इशू हुए हैं तो डेफिनेटली 4 साल पहले बॉन्ड इशू हुआ था, 4 साल के बाद जब उस वक्त इशू हुआ था, लेट्स सपोज 1000 रुपए का हुआ था, 2 साल के बाद उस बॉन्ड की वैल्यू कुछ और थी जब बिका किसी और को। अब उससे मैं आज खरीद रहा हूं, आज उसकी वैल्यू कुछ और है। मैं अगर पुरानी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करूंगा तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन कि मुझे कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पे करनी है, आज की मार्केट वैल्यू पे। इसी वजह से जब हम बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ रेट नहीं, अब हम कौन सा रेट लेंगे, यील्ड टू मैच्योरिटी, क्योंकि मुझे बॉन्ड उतने का मिला ही नहीं जितने पे वो इशू हुआ था। मैं तो आज की प्राइस पे खरीद रहा हूं, आज की प्राइस पे खरीद रहा हूं तो मुझे यील्ड कैलकुलेट करनी है। सो मैं यील्ड टू मैच्योरिटी की बेसिस, यील्ड टू मैच्योरिटी ये कि आज जितने में मैं खरीदा और जब तक मैच्योर होगा उसके बाद मुझे कितने % रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग है, कहेंगे तो मैं बाद में आपको इसको शेयर भी कर दूंगा, आपको करवा भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप कहेंगे। अभी मैंने क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भी जाना है तो मैं इसको जरा क्विकली वाइंड अप कर रहा हूं। ठीक है, बड़ा इजी तरीका होता है कि जिस प्राइस के ऊपर आपको मिला है और जो आपको एक्सपेक्टेड है फ्यूचर के अंदर रिटर्न इसका रह गया है, उसकी बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं इसकी यील्ड कितनी होगी। ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और उसके हिसाब से उसकी यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी तकरीबन इसकी आ रही है 7.17%। तो कॉस्ट ऑफ डेट जो इसकी आ रही है कंपनी की वेट कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 7.17% कॉस्ट ऑफ डेट, यील्ड टू मैच्योरिटी जो हमने भी कैलकुलेट की है। अगर इसमें से हम टैक्स रेट निकाल दें, इनका टैक्स रेट तकरीबन 38% है, तो ये बच जाती है 4.45% और माइनस टैक्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमने अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमें जो चीज चाहिए वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब इसको मैं समझा, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। ओके, दिस इज इट। इसको समझाने के लिए पहले मुझे कुछ और समझाना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं वो समझा देता हूं। सो इफ वी कम ओवर हियर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे, हम किस बेसिस के ऊपर उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सो सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करूंगा एज एन इन्वेस्टर, मेरी इनकम आ रही है, मैं उसको सिर्फ 2 ही काम करूंगा, या यूज करूंगा या सेव करूंगा, या मैं खा लूंगा, खर्च कर लूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा, या फिर मैं सेव करूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो मैं यूज कर सकूं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है, मैं उस चीज को आज इस्तेमाल कर सकता था, उससे मैं कोई चीज परचेज कर सकता था और उसकी यूटिलिटी उठा सकता था, उसका फायदा उठा सकता था। मैंने इस चीज को डिले किया कि मैं आज इसका फायदा नहीं उठा रहा, मैं कोई चीज खरीदता, उसको इस्तेमाल करता, उसका फायदा उठाता, मैंने 1 साल स्पेंडिंग डिले की है कि मैं साल बाद खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदता। तो मैं उसके अगेंस्ट कोई रिटर्न डिमांड करूंगा कि भाई मुझे कोई रिटर्न चाहिए, मैं 1 साल तक इस चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, फायदा नहीं उठा रहा। दैट इज कॉल्ड द रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिलहाल मैं जरा लंबी टर्म, लेकिन वो जरा क्लियर हो जाए इसलिए सिर्फ। इसके अलावा जो चीज मैं डिमांड करूंगा वो क्या होगी कि जी मैं 1 साल स्पेंडिंग डिले कर रहा हूं, 1 साल बाद जो चीज मैंने खरीदनी है उसकी प्राइस 10% बढ़ जाएगी, मुझे इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया जाए, उस दौरान इन्फ्लेशन होने वाली है। ऑल्दो उतना मिले ना मिले ये अलग बात है कि गवर्नमेंट एक और रेट कोट करती है और वो सारा सिचुएशन है, बट मैं इन्फ्लेशन प्रीमियम डिमांड करूंगा कि मैं जो 1 साल स्पेंडिंग डिले कर रहा हूं, आगे चीजें महंगी हो जाएंगी, मैं जो मेरे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है, तो मुझे इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया जाए। तो मैं दूसरी चीज जो डिमांड करूंगा वो होगी इन्फ्लेशन प्रीमियम। ये दोनों मिलकर जो बनते हैं रिस्क फ्री रेट, जिसको मैंने यहां डिनोट किया है आरएफ से। यू गेट द आइडिया, ये है रिस्क फ्री रेट, रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 1 साल स्पेंडिंग डिले करने के अगेंस्ट मैंने मांगा, और इन्फ्लेशन प्रीमियम जो उस दौरान इन्फ्लेशन होगी। इसके अलावा
ये वो रेट है जो किस चीज पे मिलता है, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं। ये रेट हमें किस सिक्योरिटी के ऊपर मिल सकता है? यस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट के पास राइट होता है नोट छापने का। गवर्नमेंट जब चाहेगी आपको पेमेंट करनी, पैसे नहीं है, नोट छाप के आपको पेमेंट कर देगी। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योर होती है, गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सिक्योर होते हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड सबसे सिक्योर AAA रेटिंग कंसीडर किए जाते हैं। एक, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का राइट है, जब चाहे टैक्स कलेक्ट करेगी, आपकी पेमेंट कर सकती है, नहीं भी तो नोट छाप के आपको पेमेंट कर सकती है। बड़ी सिंपल सी बात है। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सिक्योर होते हैं, इसके ऊपर रिस्क नहीं होता कि ये लूज हो जाएंगे, इसकी पेमेंट नहीं आएगी। गवर्नमेंट नोट छापेगी, आपको पेमेंट कर देगी, चाहे उससे इन्फ्लेशन हो, बाकी चीजें, लेकिन आपकी पेमेंट कर देगी, ये डूबेंगे नहीं। इसलिए ये सबसे सिक्योर कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिस्क फ्री रेट पे होते हैं। कौन से वाले? 1-2 दिन, महीने, 2 साल वाले नहीं, लॉन्ग मेच्योरिटी वाले। इसलिए जब आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये याद रखना है माइंड में कि लॉन्ग मेच्योरिटी का कोई भी ले लें, 10 साल का ले लें, 15 साल का ले लें, 20 साल का ले लें, 25 साल का ले लें, लॉन्ग मेच्योरिटी वाला 10 का भी लेंगे, 25 का भी लेंगे, फर्क बहुत कम होगा। क्योंकि जब मेच्योरिटी लॉन्ग हो जाती है, कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेटन आउट हो जाती है, जाके एक ही पॉइंट पे जाके रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वाले में, कोई भी ले लें। लेकिन लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रेट होगा, वो आपका रिस्क फ्री रेट होता है। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, या रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा हम जो चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो क्या होती है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कि हम डिमांड क्या करते हैं, जिसको मैं फिलहाल RRR से डिनोट कर रहा हूं, जिसको आप ऑल्सो लिख सकते हैं K, जिसको आप लिख सकते हैं R, जिसको आप लिख सकते हैं I, व्हाटएवर। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट आता है, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट यूज करते हैं। मतलब रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि एक्चुअल आप क्या डिमांड कर रहे हैं। सॉरी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये रिक्वायर्ड, वो रियल था, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ये है रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, K, R या I से डिनोट कर सकते हैं आप। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो मैं डिमांड करूंगा, ये दो, दैट मींस रिस्क फ्री रेट, कि मैंने साथ स्पेंडिंग लेके उसके अगेंस्ट दो, जो इन्फ्लेशन हुई उसके अगेंस्ट दो। दूसरी चीज जो एक रह चुकी है, क्योंकि ये रिस्क फ्री कैलकुलेट हो गया सारा, अब क्या चीज रहती है? रिस्क प्रीमियम। कि इस बिजनेस में, इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, इस सिक्योरिटी के अंदर इतना रिस्क है, क्योंकि रिस्क है उसके अगेंस्ट मुझे रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। जिस बिजनेस में कम रिस्क होगा, मैं कम पे इन्वेस्ट कर दूंगा, जिसके अंदर ज्यादा रिस्क होगा, मैं ज्यादा डिमांड करूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ऑप्शंस आई हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दोनों के अंदर मुझे रिटर्न 1000 रुपीज का मिल रहा है आफ्टर 1 ईयर। लेकिन इसमें 50-50 चांसेस है कि मुझे रिटर्न मिलेगा, इसमें 25% चांसेस है कि मुझे रिटर्न मिलेगा, 75% चांसेस है कि नहीं मिलेगा। मैं किस में इन्वेस्ट करूं? ए में, बीइंग अ रैशनल इन्वेस्टर। सो अगर मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है तो मुझे रिटर्न ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा। ये मुझे ऐसे 1500 ऑफर करेंगे तो शायद मैं वहां रिटर्न में इन्वेस्ट करूंगा। तो रिस्क के हिसाब से रिस्क का प्रीमियम बढ़ जाएगा, मैं उतना प्रीमियम ज्यादा डिमांड करूंगा जितना रिस्की होगा। सो दैट इज रिस्क प्रीमियम जो मैं डिमांड करूंगा, जिसकी वजह से मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा के, जो एक इन्वेस्टर डिमांड करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लियर? अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां तक लेकर आता हूं आपको कि क्यों 2 बार रिस्क फ्री रेट यहां पर आया है और क्या हो रहा है। बेसिकली ये है मार्केट रिस्क, कि मार्केट में ओवरऑल रिस्क इस वक्त क्या है, मार्केट रिस्क क्या है करंटली। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मार्केट रिस्क है, ये नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम K ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी लिख सकते हैं। तो हम जो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रिस्क फ्री रेट ये वाला है, और ये है हमारा रिस्क जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले को ही आप चेंज करें, दिस इज बेसिकली K इज इक्वल टू RFR, जिसको हमने फिलहाल इससे डिनोट किया हुआ है, प्लस रिस्क प्रीमियम। तो क्योंकि अगर ये चीज है, ये सेपरेट आ गई, ये रिस्क, ये यहां आ गया। अब ये चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है रिस्क प्रीमियम। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें?
मार्केट रिस्क हम देख लेते हैं कि मार्केट में ओवरऑल रिस्क की एपेटाइट क्या है, इस वक्त रिस्क क्या चल रहा है मार्केट में, कितना इकोनॉमी रिस्की है इस वक्त। ठीक है, मार्केट में जो रिस्क है उसमें से हम रिस्क फ्री रेट निकाल देते हैं, क्योंकि ये तो रिस्क फ्री है ना, इसके ऊपर तो रिस्क और इन्वॉल्व नहीं होगा हमारी सेक्टर की वजह से। मतलब मेरी कंपनी के अंदर भी ये उतना ही रहेगा, कोई बहुत रिस्की कंपनी है उसके अंदर भी उतना ही रहेगा, कोई बहुत कम रिस्की कंपनी है उसके अंदर भी उतना ही रहेगा। रिस्क फ्री रेट का रिस्क के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो ये तो बेसिकली उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होना रिस्क के साथ, चाहे मेरी कंपनी का रिस्क हो किसी और कंपनी का रिस्क हो, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना, ये मिनिमम वही खड़ा रहेगा। ठीक है, इसीलिए मार्केट रिस्क में से जो हम ये रिस्क है इसको निकाल देते हैं, ताकि सिर्फ रिस्क प्रीमियम निकल आए, जो रिस्क का प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि मार्केट रिस्क में जो रिस्क प्रीमियम है वो निकल आए हमारे पास। गेट द आइडिया? रिस्क फ्री जब हमने निकाल दिया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से, तो रिस्क प्रीमियम बच गया ना। तो जो मार्केट रिस्क में से हमने रिस्क फ्री रेट निकाल दिया, तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम मिल गया हमें अभी, कि मार्केट में जो रिस्क चल रहा है उसका रिस्क प्रीमियम क्या है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने बीटा के साथ। बीटा हमारा मल्टीप्लायर है। ठीक है, मल्टीप्लायर इन द सेंस के हमारी कंपनी में कितनी रिस्कीनेस है। ठीक है, इसकी वजह हो सकता है एक कंपनी बहुत कम रिस्की हो, वॉलमार्ट टाइप की, वहां 0.2 का होगा, 0.1 का होगा, बीटा बहुत कम होगा, क्योंकि उस इंडस्ट्री में रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर मैं कोई एयरलाइन हूं, मैं कोई पेट्रोलियम या इसका काम करता हूं, ये ऑयल्स का, नेचुरल ऑयल का, पेट्रोल फ्यूल, तो उस केस में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होगा तो हो सकता है ये बीटा 10 पे चला जाए। गेट द आइडिया? जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, बीटा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो बीटा बेसिकली ये बताता है कि आपकी कंपनी का रिस्क कितना है, आपके सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में कितना रिस्क है। कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, हम अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों का देख सकते हैं, उनका कितना है, उतना ही हमारा होगा, क्योंकि उतना ही रिस्क उनको भी फेस करना पड़ता है ना जितना हमें करना पड़ता है सेम इंडस्ट्री के अंदर। हम धागा बना रहे हैं तो हमें भी उतना ही रिस्क है जितना दूसरे धागा बनाने वाले को। तो हम उस तरह से अपनी इंडस्ट्री का मल्टीप्लायर ले लेते हैं, और उससे मार्केट रिस्क, जो रिस्क प्रीमियम बच रहा है इसको माइनस करने के बाद, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारी कंपनी का रिस्क प्रीमियम आ जाता है कि इस सेक्टर में इतना रिस्क प्रीमियम डिमांड किया जाएगा। और उसके अंदर क्योंकि हमने रिस्क फ्री रेट बाहर निकाला था, वो वापस ऐड कर देते, क्योंकि उसके बगैर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं बन सकता। निकालना इसलिए था क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा के साथ, तो फिर हमारा जो रिस्क है, वो जो रिस्क चेंज नहीं होना, जिसका रिस्क से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रिटर्न भी रिस्क से मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं रिस्क के साथ, रिस्क तो सेपरेट है। तो इस वजह से इसको पहले हमने निकाल दिया, जो मार्केट में रिस्क प्रीमियम था उसको मल्टीप्लाई किया अपने बीटा के साथ कि हमारा कितना है कंपेयर टू द मार्केट। वो जो डिफरेंस है वो ये है बीटा, कि हमारा मल्टीप्लायर क्या है, मार्केट के अंदर अगर रिस्क 2 है तो हमारा उसका मल्टीप्लायर क्या है जी, लेट्स सपोज 2, तो हमारा डबल होता है। हमारा अगर कम है तो लेट्स सपोज 0.5, हमारा आधा होता है। तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर अपनी सेक्टर, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी कंपनी का कैलकुलेट कर लिया रिस्क प्रीमियम, उसमें हमने वापस अपना रिस्क फ्री रेट ऐड कर दिया सादा सिंपल, जिससे हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा। इससे ज्यादा आसान करके मैं नहीं समझा सकता जी। बीटा अगर हमें इंडस्ट्री का हमारी का 0 होगा फिर तो हम मतलब कि वो उसका अनलीवर्ड करके निकालेंगे। जी जी बिल्कुल, लेवरेज हम डिलीवर करते हैं यहाँ। अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, फिर बीटा कैसे निकालेंगे? अगेन हिस्टोरिक डाटा के बेसिस के ऊपर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअली चेंज नहीं होता बहुत ज्यादा, अनलेस कि बहुत रेडिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाए। हम हिस्टोरिक निकाल सकते हैं और कंपनीज का देख लेंगे कि हमसे मिलते जुलते सेक्टर में क्या चल रहा है। आमतौर पे ये पॉसिबल है कि ना हो यूजुअली, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में उसमें और भी तो कंपनीज है ना, सब यूज कर रहे हैं, तो किसी ना किसी का कैलकुलेटेड होगा, एनालिस्ट कैलकुलेट करते हैं रेगुलरली इसको। और हम नहीं तो सबसे रेलेवेंट, सबसे क्लोज जो बिजनेस हमसे रिस्क प्रोफाइल में है उसका बीटा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे जितना हमें। अगेन एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये जितना कुछ हम कर रहे हैं दीज आर एट बेस्ट एस्टिमेट्स। हम फ्यूचर के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, हम कभी नहीं कह सकते कि हम एग्जैक्टली ये कर लेंगे, हमारी ये चीज अचीव हो जाएगी, हम ये इतना करेंगे, इतना होगा। मैंने भी बताया प्राइस तक डिटरमिन नहीं कर सकते आप। कब किसी ने वो एक स्टैचू लिया था, अचानक वो देखता है जी $5000 का,
सॉरी $500,000 का बिक रहा है वो। आप किसी चीज की वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, आप किसी चीज की फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए। हम में से कोई नहीं कह सकता था कोविड आ जाएगा, उस वजह से बिजनेसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। तो फ्यूचर इज अनसर्टन। ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं सब एट बेस्ट एस्टिमेट्स हैं। हम अपने हिसाब से बिजनेस की फ्यूचर में बेस्ट एस्टिमेट लगाकर उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि ताकि कल को बड़े मसले की बजाय कंपैरेटिवली छोटे मसले को हल करना पड़े। ठीक है, तो बीटा भी करंट लेंगे, बीटा करंट लेंगे हम अगर अवेलेबल है। यूजुअली ये चेंज नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्री में या तो बहुत रेडिकल शिफ्ट है ना इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, ये जो कैमरास होते थे, ठीक है ना, जो फिल्म वाले कैमरे होते थे, जब डिजिटल कैमरा आया फिल्म बिकना बंद होगी, टोटली फिल्म वाले कैमरे बंद हो गए। अब उस इंडस्ट्री का रिस्क टोटली डिफरेंट हो गया ना, लेकिन अंटिल देन वो वही सेम रिस्क प्रोफाइल के साथ चल रही थी। तो या तो कोई बहुत रेडिकल शिफ्ट आ जाए जो चीजों को चेंज कर देगा, जो इंडस्ट्री के रिस्क को चेंज कर देगा। अदरवाइज यूजुअली मतलब 0.6 है तो 0.7, 0.8, 0.5 इस तरह से शिफ्ट हो रहा। तो इससे मतलब अगर हमारी एस्टिमेट हिलेगी भी तो इतनी ज्यादा नहीं हिलेगी कि बहुत बड़ा हमारे फाइनल रिजल्ट पे फर्क पड़ जाए। हमारी बस कोशिश ये होती है कि जितना एक्यूरेट रिजल्ट हो, जितना करीब हो रियलिटी के, क्योंकि 100% तो हो ही नहीं सकता ना। हमने एस्टिमेट किया अगले साल हमारी सेल 1 लाख होगी, 99,000 की भी हो सकती है, 1,10,000 की भी हो सकती है, 80,000 की भी हो सकती है। कोविड आ गया 50,000 की भी हो सकती है, वी डोंट नो। कोविड आ गया, मास्क वाले वो पता था कि हमारी सेल जी 2 लाख की सेल होनी है, पता चला जी उनकी सेल ही 50 लाख की होगी, सिर्फ मास्क कितना बिक गया। सो वी डोंट नो, हम एस्टिमेट लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और इसमें हम सर्टेन अनसर्टेनिटीज तो ले लेते हैं, मार्केट रिस्क को ले लेते हैं। वो जो टोटली अनफॉर्सीन चीजें हैं उनको हम नहीं ले सकते। अगर हमारे पेपर में केस है तो बीटा गिवन होगा। इंटरेस्टिंग जी, गिवन होगा, डोंट वरी। आपको कैलकुलेशन करने के लिए देंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां करवा रहा हूं, बाकी मेरा आपको पेपर में फेल करने का इरादा नहीं है टोटली। ओके, ओवर हियर अगर हम इसका देखें, बीटा जो कोहिन ने कैलकुलेट किया है वो उसने हिस्टोरिक डाटा की बेस के ऊपर किया है, जो कि 0.69 उसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, जबकि एक्सपेक्टेड अगर बीटा हम इस कंपनी का कैलकुलेट करें या अंदाजा लगाएं इसकी इंडस्ट्री को देखते हुए, जो इसके एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी, आई थिंक एग्जिबिट 3 के अंदर है, वैल्यू लाइन वालों की रिपोर्ट्स वगैरह उसमें अवेलेबल है, तो उसको अगर आप देखें तो 0.8 के करीब बनता है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 0.69 और 0.8 में, तो जो भी फिगर यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड यूज कर लें 0.8 का, चाहे 0.69 का यूज कर लें, अप टू यू। तो फिलहाल कोहिन ने क्योंकि यूज किया हुआ, हम उसको भी लेकर फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बीटा को वो ले लें। तो 69 का हम बीटा ले लेते हैं। उसके अलावा जो इस कंपनी का अगर हम देखें, हमारे जो केस के अंदर एग्जिबिट के अंदर डाटा दिया हुआ है, उसके अंदर इसका जो मार्केट रिस्क दिया हुआ है वो 15.9% दिया हुआ है, सॉरी 5.9% दिया हुआ है, और रिस्क फ्री रेट जो है 5.74% के करीब अवेलेबल है हमारे पास, जो केस के अंदर से हमने कैलकुलेट किया है। So, अगर इस बेसिस के ऊपर हम इसका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें, दैट गिव्स अस अराउंड आई थिंक 9, मैंने कैलकुलेट की थी 9.8%। कैपएम के थ्रू जो इसका रेट आता है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है वो 9.8% आता है। ठीक है, अब अगेन 9.8% इज क्वाइट लो, तो हम देखते हैं कि शायद क्योंकि ऑल्दो डेट से तो ज्यादा ही है, लेकिन अभी हमें कम लग रहा है। लेट्स सपोज कि हम दूसरे मॉडल्स देख लेते हैं, डीडीएम को भी देख लेते हैं, ईडीएम को भी देख लेते हैं। डीडीएम इज डिस्काउंट, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बेसिकली 3 इसके वर्जन्स हैं। जीरो ग्रोथ, ठीक है, जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही बिजनेस में, वही डिविडेंड हर साल दिया जाता है, कोई ग्रोथ नहीं है, सेम डिविडेंड हर साल दे दिया जाता है। तो उसका सादा फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस नाउ, प्राइस नॉट, पी नॉट पी प्राइस नाउ। दूसरा है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, ठीक है, एक जीरो ग्रोथ है, सो दिस इज, अब इसको आप जो मर्जी लिख लें, डी नॉट या D1, दे मीन द सेम, क्योंकि इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, तो हम डी नॉट लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय पी नॉट आज की डेट के ऊपर प्राइस, 0 टाइम पीरियड के ऊपर। दूसरा तरीका है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, डीडीएम जिसको हम कह रहे हैं, या गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। इसके अंदर हम डी नॉट को मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्रोथ रेट के साथ, जिससे हमें मिल जाता है D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक काम करता है जब तक ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है। जब ये बढ़ जाता है तब ये
फॉर्मूला काम नहीं करता। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये दो फॉर्मूला जो हैं ये बेसिकली ग्रोथ फॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करते सही से। क्यों? अगेन डिविडेंड एक तो 100% हमारी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट नहीं करता, डिविडेंड आजकल बहुत कम वैल्यू रखता है कंपैरेटिवली, तो 100% हमारे प्रॉफिट को डिटर्मिनेट करता भी नहीं है। और दूसरी चीज ग्रोथ फॉर्म्स के अंदर इनकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फर्म ग्रोथ की तरफ है। जो ब्लू चिप कंपनीज होती है जो एस्टैब्लिश्ड सेटअप हो लॉन्ग लाइफ वाली, जिनका सर्टन पता है कितना प्रॉफिट आता रहेगा, उनकी कैलकुलेशन इनसे इजीली की जा सकती है, डीडीएम से भी ईडीएम से भी। लेकिन ये ग्रोथ फॉर्म्स में यूजुअली तंग करता है। जैसे इस केस में जैसे ही जी आर से बढ़ जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी में चला जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम, जिस वजह से हम इसको सॉल्व इसके आगे नहीं कर सकते। D1 के लिए जी कहां से आएगा? हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस के ऊपर कि पिछले सालों में डिविडेंड किस रेट से ग्रो करता रहा है, हम एज्यूम करेंगे कि उसी रेट से ग्रो करेगा आगे भी, तो उसी बेसिस के ऊपर हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करके अप्लाई कर देंगे। तीसरा मॉडल है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। वेरिएबल ग्रोथ मॉडल जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहां अगर करना भी शुरू करूंगा सिर्फ उसको फॉर्मूला डिजाइन करना भी, तो वो ये बोर्ड से ज्यादा जगह ले जाएगा, यूजुअली कई पेजेस लग जाते हैं उसको करने में। उसमें बेसिकली है क्या, ये चीज है लेकिन विद चंक्स। मतलब पहले 3 साल ग्रोथ रेट 3% रहेगा, अगले 3 साल ग्रोथ रेट 6% रहेगा, उससे आगे फ्यूचर के अंदर हमेशा ग्रोथ रेट 7% रहेगा। तो वो पहले 3 साल की है, फिर अगले 3 साल की इस हिसाब से कैलकुलेशन, फिर उससे आगे की फॉरवर्ड वाली इस हिसाब से ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो सारी कैलकुलेशन होते होते आपको आपका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपको आइडिया है कि कंपनी की ग्रोथ इसी रेट के ऊपर ग्रो करेगी डिविडेंड्स की इन द फ्यूचर, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर इस बेस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। इसने स्टडी करना तो मैं सॉल्व हुआ आपको शेयर कर दूंगा, आप स्टडी कर सकते हैं उसे। नॉट वेरी डिफिकल्ट, देखने में लगता है क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है। डेफिनेटली जब आपने हर साल बढ़ाते जाना है तो डिनोमिनेटर के अंदर रेज टू द पावर भी करना है, वो भी आगे जब नेक्स्ट में आएगा, तो नेक्स्ट केस में आएगा मैं आपको तब समझा दूंगा। ओके, सो डीडीएम के साथ जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, तो डीडीएम की बेस के ऊपर की हुई कैलकुलेशन दैट गोज फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द प्राइस। ठीक है, अब इसके हिसाब से जब हमने इसकी कैलकुलेशन की, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई 6.7% डीडीएम से। अब ये उल्टा उससे भी कम है और ये डेट से भी कम हो गई है, इसलिए हमें पता है कि हम इसे यूज नहीं कर सकते, ये गलत होगी, बिकॉज ये डेट से भी कम है। डेफिनेटली किसी भी बिजनेस की कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट से कम नहीं हो सकती, क्योंकि डेट तो ऑलरेडी रिस्क फ्री है, उनको पता है उनके पैसे वापस मिलने ही मिलने। बिजनेस बैंकरप्ट भी होगा सबसे पहले उनकी पेमेंट की जाएगी, क्योंकि डेट रिस्क फ्री है इसलिए उसका रिटर्न सबसे कम है, और उसके अंदर अभी रिस्क प्रीमियम ऐड करना होता है ओनर के लिए। दैट इज व्हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती, इसीलिए ये गलत कैलकुलेट हो। इसी तरह से हम अगर अर्निंग डिस्काउंट मॉडल कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड का सिर्फ डिविडेंड है, डिविडेंड सारी अर्निंग को तो नहीं डिनोट करता, तो हम बिजनेस की पूरी अर्निंग ले लेते हैं कि एक साल में कितना अर्न करता है बिजनेस, तो उसके अंदर हम बस इसके अंदर फॉर्मूला में डिविडेंड की जगह अर्निंग डाल देते हैं। अर्निंग की बेस के ऊपर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो रेट मेरे पास आ रहा है तकरीबन 5.5% का, ये उल्टा उससे भी कम है। इसलिए, और अगेन इसके रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ग्रोथ फर्म्स के अंदर ये दोनों फार्मूला सही से काम नहीं करते। ये एस्टेब्लिश्ड फर्म ब्लू चिप कंपनीज के अंदर काम करेंगे, ग्रोथ फर्म्स में ये सही से काम नहीं करते, इसलिए हम इसके लिए आमतौर पर जो प्रेफर्ड है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट ये हमें दे देता है। तो कैपएम के थ्रू के लिए अब इसमें डेफिनेटली डिफरेंट मार्केट रिस्क लिए जा सकते हैं, डिफरेंट रिस्क फ्री रेट लिए जा सकते हैं। आप सब में से जब मैं हर किसी को कैलकुलेशन दे दूंगा करने के लिए, सब डिफरेंट, कोई 10 साल का लेगा, कोई 15 साल का लेगा, कोई 20 साल का लेगा, कोई 5 साल का भी ले सकता है गलती से रिस्क फ्री रेट। इसी तरह से मार्केट रिस्क जब वो देख रहा होगा, एक रिपोर्ट में कुछ होगा, दूसरी रिपोर्ट में कुछ होगा, तो थोड़ा डिफरेंस इनमें हो सकता है। इसी तरह से बीटा भी डिफरेंट हो सकता है कंपनीज के अंदर। एस्टिमेट्स है ना, दे आर ऑल एट बेस्ट एस्टिमेट्स, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितनी बेस्ट कैलकुलेट हो जाए टू द नियरेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर हमारी ये कैलकुलेशन बेस्ड है और इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 12% अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो तो नाइक नहीं खरीदा जा सकता, वो ओवर वैल्यूड है। 11.17% हो तो खरीदा जा सकता है, वो अंडर वैल्यूड है। इस वक्त जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होती है वो मैं आपके सामने कैलकुलेट कर ही देता हूं। सो जो इस केस में बन रही है, हमारा डेट है तकरीबन
10.1%, और हमारा रेट आया था 38 था 1 माइनस 0.38 जो हमारा टैक्स रेट है, और रेट आया था 7.17%। ठीक है, सो और इक्विटी हमारी है 89.9%, तो ये 0.899 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी है 0.98 0.098 0.098, ये भी 0.0717। ठीक है, इसकी बेसिस के ऊपर हमारी बैक आती है 9.26%। ये 11 से भी काफी कम आ रही है। अगर हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी कम है, हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से नाइक के शेयर परचेज किए जा सकते हैं, वो अंडर वैल्यूड है। 3.28 इधर से है। कौन से वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जब हम आए हैं पॉइंट, ये वाला जी सर 0.098 है, सॉरी ये था ना 9.8%, तो 0.098 काफी नीचे है, तो मेरा हाथ बहुत टर्न हो रहा है वहां पर, इसलिए 0.098। क्लियर? चले नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट डिटेक्टिव। जल्दी से ओपन कर लें, टाइम हमारे पास बचा है सिर्फ 20 मिनट, 18 मिनट ऑलमोस्ट, लेकिन ये केस मैंने आपको जरूर करवाना है अभी, because we can't just keep on delaying and postponing the cases.